हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना राहुल पटेल केमिस्ट्री टीचर आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन पे स्वागत करता हूं। अब तक हम लोगों ने थर्ड लेक्चर में 15th क्वेश्चन को डिस्कस किया था, ठीक है ना। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 16 क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए तैयार हो जाइए सभी लोग, कॉपी पेन लेकर। हम लोग 16 क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, यानी कि 16वें क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया है 16वें क्वेश्चन में। एक 6.5 ग्राम विलेय का 100 ग्राम विलयन का क्या क्या दे रखा है। एक 6.5 ग्राम विलेय का 100 ग्राम विलयन का 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दाब 772 mm मिली है। यदि Kb का मान 0.52 हो तो इस विलयन का क्वथनांक कितना होगा, ठीक है ना। इस विलयन का क्वथनांक कितना होगा, यानी कि इसमें आपको वाष्प दाब से उलझा रहा है। किससे उलझा रहा है भाई? वाष्प दाब से उलझा रहा है। तो हम वाष्प दाब से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने अपेक्षित वाष्प दाब का अनुमान क्या पढ़ा था भाई? अपेक्षित वाष्प दाब का अनुमान जीटा बी बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई? पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, ठीक है ना। चलिए इस फार्मूले पे सारे सवाल को सारे टर्म्स को रखते हैं। पहले चेक करते हैं कौन कौन सा किसके लिए दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, विलेय पदार्थ का आपको द्रव्यमान दिया गया है 6.5 ग्राम, यानी कि आपको सॉल्यूट का मास कितना दिया गया है? सॉल्यूट का मास आपको दिया गया है 6.5 ग्राम। अभी इसकी बात नहीं करते हैं, पहले हम इस वाले फार्मूले की बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको पी नॉट ए शुद्ध अवस्था में आपको वाष्प दाब कितना दे रखा है भाई? आपको शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दे रखा है, कितना दे रखा है? 732 दे रखा है। पी नॉट ए आपको दे रखा है 732 ये नहीं 100 डिग्री सेल्सियस है। पी नॉट ए का मान आपको 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, और 100 डिग्री सेल्सियस का मान क्या होता है भाई? पी नॉट ए 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम mmHg में लिखना चाहें तो आपका आ जाता है ये 760 mmHg। क्या हो जाता है भाई? 760 mmHg हो जाता है। और पी ए यानी कि विलयन अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में विलायक पदार्थ का वाष्प दाब कितना दे रखा है आपको? 732 दे रखा है, यानी कि आपको दे रखा है 732 mmHg। कितना दे रखा है भाई? 732 mmHg दे रखा है, ठीक है ना। अब इस फार्मूले पे रखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस फार्मूले पे रखना चाहें तो पी नॉट ए के जगह पे हम क्या रखेंगे भाई? पी नॉट ए के जगह पे 760 लिख देंगे। माइनस में हम क्या लिखेंगे? 732 लिखा जाएगा बटे 760 लिखा जाएगा, और इनटू क्या दिया गया, सॉरी बराबर में आपको क्या दिया गया है? मोल प्रभाज दिया गया है। भाई मोल प्रभाज के लिए हमें चाहिए कि अगर हमें मोल प्रभाज निकालना है तो मोल प्रभाज के लिए हमें दोनों पदार्थों के मोलों की संख्या को चाहिए, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो ठीक है, दोनों पदार्थों के मोलों की संख्या भी चाहिए, और जिसका निकालना होता है मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या ऊपर रखना होता है, बटे में टोटल मोलों की संख्या करना होता है कि नहीं करना होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले हम मोल प्रभाज यहाँ पे लिख देते हैं जीटा बी। अगर हमें जीटा बी निकालना है, यानी कि विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज निकालना है, तो विलेय का दिया गया द्रव्यमान कितना है भाई? माने कि पहले हम इसके ऊपर मोल रखेंगे, तो मोल निकालने के लिए हम क्या फार्मूला लगाते हैं? दिया गया द्रव्यमान 6.5 बटे आणविक द्रव्यमान नहीं दिया गया है तो हम लिख देते हैं बटे में आपको क्या रखना है? टोटल क्या रख देना है भाई? क्या रख देना है? बटे में टोटल मोल क्या हो जाएगा? 6.5 बाई एम प्लस विलायक का कितना दिया गया है द्रव्यमान? 100 ग्राम, और विलायक जल है तो 100 बटे 18 कर देंगे। क्या कर देंगे इसको? 100 बटे 18 कर देंगे। आप इसको इतना कर लिए, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं भाई? अब हम करने जा रहे हैं इस टर्म को एक्सचेंज, मतलब क्या करने जा रहे हैं भाई? व्युत्क्रमानु, क्या कहते हैं उसको? व्युत्क्रमित करने जा रहे हैं। व्युत्क्रमित का मतलब किसी को उधर भेज देना, किसी को उधर भेज देना, इस वाले टर्म को उधर भेज देना, उस वाले टर्म को उधर भेज देना, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अगर हम व्युत्क्रमित इसको करना चाहें तो क्या बन जाएगा ये आपका? ध्यान दीजिएगा, ये टर्म उल्टा होके इधर चला जाएगा। अच्छा यहाँ पे बना देते हैं, ये टर्म उल्टा होके यहाँ पे चला जाएगा, ठीक। तो ये आपका बनेगा क्या? 6.5 बाई यम, ठीक है, प्लस में ये आपका क्या हो जाएगा? 100 बटे 18, ठीक है ना। हाँ, और डिवाइडेड बाई क्या बचेगा आपका? इधर बटे में 6 दशमलव दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ये बचेगा आपका 6.5 बाई यम, और इधर क्या हो जाएगा भाई? ये वाला उल्टा हो जाएगा टर्म,
ये हो रहा था आपका कितना, अगर हम 760 में से 732 माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 28 आएगा। तो ये आपका 28/760 हो रहा था, तो अब इधर भेजेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि 760/28 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? क्या हो जाएगा भाई? 760/28 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जब इसको आप काटोगे पीटोगे तो 1 हो जाएगा। 1 प्लस क्या हो जाएगा भाई? 1 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा? हाँ, ये इसके साथ भाग में जाएगा तो क्या बचेगा? ये उसके साथ भी वो भाग में जाएगा। 6.5 ये कटा, 1 प्लस बचा, फिर ये उसके साथ भी भाग में जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा ये होगा आपका ऊपर जाने के बाद, 1 मिनट, ये तो 100 ही रहेगा, 100 ही रहेगा। और डिवाइडेड बाई आपका बचेगा कितना? बचेगा आपका 6.5, और ये नीचे आएगा तो ये गुणते में 18 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। 6.5/m पूरा लिखना चाहिए, रुक जाओ। 6.5/m गुणते में 18। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको 760/28। अब क्या कर लेते हैं भाई? अब हम लोग कर लेते हैं, अब हम लोग क्या कर लेते हैं भाई? हाँ, इस वाले को हम, अरे यहाँ पे क्यों लिख दिया था मैं? यहाँ पे करना चाहिए 1 प्लस। अब इस 1 प्लस को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? ये माइनस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, यानी कि 100 बटे, ये तो यार 1000 लिखा है, ये आपका हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा? 6.5/m इंटू 18, और ठीक है, और क्या हो जाएगा बराबर में 760/28 माइनस 1। जब आप इसको यम निकालना चाहोगे तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे तो यम बराबर क्या हो जाएगा भाई? जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपका यम बराबर क्या हो जाएगा? यम बराबर आएगा 30.28 ये आएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? जब आप यम बराबर इसमें निकालोगे, यम यहाँ पे है ना, तो यम बराबर जब आप इसको सॉल्व करोगे इस सारे टर्म को तो आपका हो जाएगा 30.28। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना? इस टर्म को आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, 30.28 आ जाएगा। तो चलिए, आपको यहाँ पे क्या मिल गया है? आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान आपको मिल गया है। आणविक द्रव्यमान कितना आ रहा है भाई? आपका आ रहा है 30.28 आ रहा है। इसको आप लोग नोट डाउन करिए। तो मैं इस वाले टर्म को मिटा रहा हूँ, ठीक है? हमको उतना ही चाहिए था। ये सारे जो हम लोगों ने झंझट पाले थे, इससे हमको क्या चाहिए था? आणविक द्रव्यमान चाहिए था, बस, और कुछ नहीं चाहिए था इसके अलावा। ठीक, आप लोग इसको नोट डाउन करिए। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा करके स्पेस बना के लिख देता हूँ, ठीक है? चलिए, इसको मिटा देते हैं। चलिए, ध्यान दीजिएगा, ये आपका उतना आ रहा है, इसको भी मिटा देते हैं यार। आपका आणविक द्रव्यमान मिल गया है, बस इतना ही हमको चाहिए था। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, सॉल्व भी कर लीजिएगा, उतना आएगा जरूर। ठीक, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो उसको। ठीक है, आपका कितना आ रहा है? 30.28 आ रहा है। ठीक, तो आपका आणविक द्रव्यमान हम यहाँ पे लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट आपका आ रहा है 30.28 आ रहा है। अब बात ये होती है भाई कि आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है क्वथनांक। तो भाई यहाँ पे हम क्वथनांक क्या समझ सकते हैं? क्वथनांक का उन्नयन क्या समझ सकते हैं भाई? क्वथनांक का उन्नयन, यानी कि अब नया क्वथनांक क्या हो जाएगा? अब नया क्वथनांक क्या हो जाएगा? ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? चलिए हम बात करते हैं, फोकस। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्या बात कर लेते हैं भाई? हमें डेल्टा टी बी निकालना है। क्या निकालना है दादा? डेल्टा टी बी। फार्मूला पता है? नहीं पता है? हो गई शादी, लटक जाओगे।
शादी करना है तो फार्मूला रट लो। डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा टी बी बराबर आपका आएगा क्या भाई, क्या आएगा, यहाँ पे 1/2 फैक्टर लेना है कि नहीं पहले चेक कर लेते हैं, आई आएगा कि नहीं, नहीं आई नहीं लेना है, आपका लेना है के एफ, सॉरी के एफ कह रहा हूँ, के बी का मान लेना है, इनटू में मोलालिटी लिखना है। अब बात यहाँ पे ये होती है कि अगर हमको डेल्टा टी बी निकालना है तो डेल्टा टी बी में के बी का मान कितना दे रखा है, डेल्टा टी बी में के बी का मान आपको दे रखा है कितना भाई, वहाँ पे 0.52 दे रखा है, अरे नहीं 15वां में क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, 16वां पे, हाँ के बी का मान यहाँ पे दे रखा है 0.52, 0.52 दे रखा है। अच्छा लाइन कर देते नहीं तो भटक जाएंगे, 0.52 दे रखा है। अब बात ये है आपको आणविक द्रव्यमान दे रखा है भाई, अभी आपने निकाला था, दे नहीं रखा है आपने निकाला था, आणविक द्रव्यमान कितना आ रहा है, आणविक द्रव्यमान की अगर हम बात करते हैं, क्या बात हो रही है यार, ऐसी बातें कैसे हो सकती हैं, आणविक द्रव्यमान आपको क्या दे रखा है, कितना 30.28 दे रखा है। अब बात कर लेते हैं डेल्टा टीबी की, डेल्टा टीबी निकालने के लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाते हैं, के बी इंटू एम निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। के बी का मान आपको दे रखा है डेल्टा टीबी बराबर के बी का मान 0.52 दे रखा है। विवाह संपन्न हुआ, अरे कैसे, डेल्टा टीबी में के बी का मान आपको दे रखा है 0.52 इंटू में मोलालिटी की बात करते हैं, मोलालिटी यानी कि मोललता, मोललता बराबर क्या होता है, क्या आप लोगों को पता है, क्या आप जानते हैं कि मोललता बराबर क्या होता है, नहीं, आइए बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम मोललता की बात करते हैं तो मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान किसमें लेना है, किलोग्राम में लेना है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बात ये है कि विलेय के मोलों की संख्या कहाँ से निकालें, तो विलेय के मोलों की संख्या आपका है निकालने के लिए उसका दिया गया द्रव्यमान, हाँ भाई दिया गया द्रव्यमान 6.5 ग्राम बटे आणविक द्रव्यमान कितना आ रहा था 30.28 आ रहा था, डिवाइडेड बाई विलायक का द्रव्यमान वो भी किलोग्राम में। तो इसमें कितना दे रखा है विलायक का द्रव्यमान 100 ग्राम दे रखा है, तो 100 ग्राम लिख दो, बटे में अगर किलोग्राम करना है तो बटे 1000 कर दो, ठीक है ना। जब आप इस टर्म को सॉल्व करोगे तब आपका कौन सा आंसर आ जाना चाहिए, आपका कौन सा आंसर आ जाना चाहिए भाई, आपका आंसर आएगा कौन सा आएगा, हाँ आपका आंसर आएगा थर्ड नंबर 101 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा, 101 डिग्री सेल्सियस आएगा, यानी कि 100 डिग्री से बढ़ जा करके आप उसमें ऐड कर दोगे तो ये मान हो जाएगा आपका कितना, 101 डिग्री सेल्सियस, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई, हट जाओ, आ जाओ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां नंबर है, पहले पेन यूज कर लेते हैं, आ जा तू नीचे। चलिए ध्यान दीजिएगा, 17वां नंबर का क्वेश्चन है कि हिमांक का अवनमन सीधा अनुपात दर्शाता है, हिमांक का अवनमन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किससे दर्शाता है भाई, किससे दर्शाता है बताइए जरा। अभी मैंने अच्छा हिमांक का अवनमन पूछा है, ध्यान से सुनिएगा, चाहे हिमांक का अवनमन हो, चाहे क्वथनांक का उन्नयन हो, चाहे क्या हो भाई अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन हो, ये सारे के सारे पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोलालिटी के, यानी कि मोललता के अनुक्रमानुपाती होते हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। हाँ तो भाई हम किसको आंसर लगा सकते हैं, किसके समानुपात दर्शा रहा है, मोललता, और वो भी किसके मोललता, हिमांक का अवनमन सीधा अनुपात समानुपात दर्शाता है, विलायक की मोललता नहीं, विलायक का तो हो नहीं सकता, और किसकी मोललता दे रखी है, इसका तो नहीं दे रखा है, विलयन का मोलंश, विलयन की मोलरता, विलयन की मोललता, हाँ थर्ड नंबर का आंसर है आपका, तीसरा नंबर का आंसर जाएगा जो कि है विलयन की मोललता। क्या दिया गया है भाई, विलयन की मोललता दे रखा है, ठीक है ना। आप ऐसे आंसर मतलब ऐसे क्वेश्चन को सीधे कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो, जिसमें झंझट पालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बस इसमें क्या होता है भाई,
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके सेल्स पे डिपेंड करते हैं, यानी कि आपके सोचने की क्षमता पे डिपेंड करते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं 18वें नंबर के क्वेश्चन के, यानी कि 18वां क्वेश्चन कौन सा है भाई आपका? निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन सा है? आपसे पूछ रहा है निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन सा है? न्यूनतम हिमांक। अच्छा एक बात बताइए, हिमांक समझ में आता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आता है? नहीं समझ में आता। चलिए हम आप लोगों को थोड़ा सा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में भी आप लोगों को समझा देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ लेते हैं, सीख लेते हैं भाई। हमें सीखना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है, समझना है, उसको अप्लाई करना है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको मैंने आप लोगों को अणुसंख्य गुणधर्म में लिखाया तो था, लेकिन इसका फार्मूला मैंने नहीं बताया था, ठीक है ना। चलिए आज उसको सीख लेते हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हमें हिमांक का अवनमन देखना है, ठीक है, क्या देखना है? हिमांक का अवनमन। पहले हम इसको, अच्छा हिमांक का अवनमन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे आपने उसमें अपेक्षिक वाष्प दाब के अवनमन में क्या बनाया था भाई? एक ग्राफ बनाया था, ठीक है ना। अपेक्षिक वाष्प दाब नहीं, क्वथनांक के उन्नयन में आपने ग्राफ बनाया था कि नहीं बनाया था? ग्राफ बनाया था ना। ग्राफ में आपने क्या रखा था? एक कोऑर्डिनेट पे आपने टेम्परेचर को रखा था, दूसरे कोऑर्डिनेट पे आपने वेपर प्रेशर को रखा था। फिर उस केस में आपने क्या किया था? एक विलायक पदार्थ लिया था, विलायक का एक एटीएम प्रेशर प्राप्त करने के लिए आपने जो भी टेम्परेचर दिया था वो दिया ही था। बाकी अगर आपने उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ को जब मिलाया, तब अगर हमें एक एटीएम वाष्प दाब प्राप्त करना था तब भाई टेम्परेचर बढ़ जाता था। अब इस केस में क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि आपको विलायक दिया है और विलायक क्या हो जा रहा है भाई? विलायक बहुत जल्दी ही ठंडा हो जा रहा है, विलायक बहुत जल्दी ही ठंडा हो जा रहा है। लेकिन जब हम उसमें विलेय पदार्थ को मिला देते हैं, कुछ ऐसे विलेय पदार्थ को मिला देते हैं जो कि विलायक को ठंडे होने पे, मतलब उतने ही टेम्परेचर पे ठंडा नहीं होने देता है, माने कि हमें और भी टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक का अवनमन यानी कि हिमांक होने में और भी कमी आ जाना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और भी कमी आ जाएगी जब हम विलेय पदार्थ को मिला देंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस केस में अगर हमें डेल्टा TF निकालना है तो डेल्टा TF बराबर क्या लिख देंगे? अच्छा पहले हम इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं भाई, रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा TF किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलालिटी के, ठीक है ना। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो डेल्टा TF बराबर यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आ जाएगा जो कि KF हो जाएगा, इंटू में मोलालिटी हो जाएगा। ये फार्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा? ये सेम फार्मूला उसके ही जैसे, यहाँ पे भी हम वांट ऑफ फैक्टर ला सकते हैं। डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू यम, ठीक है कि नहीं? ठीक है, इससे भी हम लोग, मतलब सेम फार्मूला है जैसे हम लोग एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक का उन्नयन पढ़ रहे थे, उसी के जैसे ये भी है, सेम कॉन्सेप्ट, मतलब सेम फार्मूला ही है, बस इसमें KF, उसमें KB, उसमें KB, इसमें KF, इसमें KF, उसमें KB, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। हाँ आप लोग इसको नोट डाउन करिए, तो इसके बाद आप लोग को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हमें इस वाले फार्मूले को, इस वाले सवाल जो आपको सवाल दिया गया है, 18वां नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, इस वाले सवाल में हम कौन से फार्मूले को यूज कर सकते हैं? डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू मोलालिटी, ठीक है कि नहीं? ठीक है। तब यहाँ पर भाई देखो, ना तो मोलता की बात की गई ना किसी की, बस आपको पदार्थ दे रखे हैं। पदार्थ आपको इसमें कौन कौन सा दिया गया है भाई? आपको कौन कौन सा दिया गया है? पोटेशियम सल्फेट दिया गया है, K2SO4 दे रखा है, पोटेशियम सल्फेट दिया गया है। और आपको क्या दिया रखा है भाई? सोडियम क्लोराइड दिया गया है, NaCl दिया गया है। और आपको क्या दिया गया है भाई? आपको दिया गया है ग्लूकोज C6H12O6। और क्या दे रखा है भाई? आपको यूरिया दिया है NH2CO NH2, ठीक है। ये आपको इतना पदार्थ आपको दे रखा है, बस इसमें हमको क्या देखना है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसमें ज़्यादा होगा, सॉरी न्यूनतम हिमांक किसमें होगा, यानी कि अगर हमें उसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखना है तो किसमें होगा, ठीक है। किसमें न्यूनतम रहेगा, किसमें कम तापमान, बहुत ज़्यादा कम, किसमें कर बहुत ज़्यादा कम, बात देखिए ना, हाँ बहुत ही कम किसमें करना पड़ेगा, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें हम डिपेंड कर सकते हैं, ना तो हमको ये टर्म दिया गया है, KF का मान नहीं दिया गया, ना ही मोललता ही हमको दिया गया है, बस हम इसको वांट हाफ फैक्टर से पता कर सकते हैं। वांट हाफ फैक्टर अभी आप लोगों ने देखा था कि नहीं, कैसे होता है वांट हाफ फैक्टर? I बराबर क्या होता है?
आई बराबर होता है, आई बराबर होता है, दिखाई दे रहा है, दिख तो रहा है, आई बराबर होता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। एल्फा इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। चलिए इसका चेक करते हैं, इस वाले का चेक करते हैं। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो पोटेशियम पे 2 धन आयन, इस पे 2 ऋण आयन, यानी कि इसका 4 आएगा, n का मान इसका 4 आएगा। यानी कि हम इसको करना चाहें तो क्या कर सकते हैं भाई, 4 एकम 4, नहीं ऐसे तो नहीं करते, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं भाई। 1 प्लस आयन इसमें 4 आएंगे, 4 आयन आएंगे तो 4 लिखेंगे माइनस 1 इंटू डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट पूरा है, ये पूरी तरीके से टूटेगा, इसका तो कुछ नहीं, ये तो सबसे गधा है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये थोड़ा बहुत आयनित होता है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। इसका 1/2 फैक्टर, इसका 1/2 फैक्टर नहीं आएगा, इसका थोड़ा बहुत आएगा, इसका थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, इसका बहुत ज़्यादा आएगा K2SO4 का। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। हाँ चलिए इसका चेक करते हैं K2SO4 का। यानी कि हमको इन दोनों ऑप्शन में लड़ाई नहीं करनी है, इनका तो पहले ही काट देना है। किसका किसका काट देना है, ग्लूकोज का काट देना है, यूरिया का काट देना है। अब बात कर लेते हैं, इन दोनों में लड़ाई हो रही है, इनकी बात कर लेते हैं। इसका आई कितना हो जाएगा भाई, अच्छा इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट 1, ठीक। आई कितना हो जाएगा भाई, आई बराबर इसका, आई क्या हो जाएगा भाई, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 एक कम 3, 3 एक 4, 3 एक 4, 4 आएगा। इसकी बात कर लेते हैं भाई, किसकी बात कर लेते हैं हम, अब हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, NaCl की बात कर लेते हैं। दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई तो दे रहा है। हम लोग NaCl की बात कर लेते हैं। NaCl आपको क्या दिया गया है भाई, ओ सॉरी, इसका 1/2 फैक्टर क्या हो जाएगा NaCl का, 1 प्लस, दिख तो रहा है भाई साहब, 1 प्लस n कितना आएगा NaCl का, Na पे 1 प्लस Cl पे 1 माइनस, यानी कि n का मान इसमें 2 आएगा, -1 हो जाएगा, इंटू डिसोसिएशन कांस्टेंट NaCl का भी 1 होता है, क्यों, ये पूरी तरीके से आयनित हो जाता है। ठीक है ना। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 प्लस 2 माइनस 1, 2 में से -1 करोगे कितना हो जाएगा, 2 में से -1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 एक कम 1, 1 प्लस 2, 2 आएगा, आई का मान इसमें 2 आएगा। किसका आई का मान ज़्यादा आ रहा है भाई, पोटेशियम सल्फेट का आ रहा है, तो इसका मतलब ये जीता। ठीक है ना, इसका न्यूनतम हिमांक हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड में हो गया हूं, आप लोग ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक, ले लिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। स्क्रीनशॉट क्यों लेना है भाई आप लोग फिर से तो देख सकते हो वीडियो को, हाँ नहीं समझ में आएगा तो फिर से देखना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ 19 नंबर का क्वेश्चन मैंने मिस किया है क्या, एक मिनट, 19 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं, क्या है भाई ये, हाँ थोड़ा सा लेंदी है, समझाने की बात होगी, इसमें समझाया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, विलयन में 6.8 ग्राम आयनिक विलेय 100 ग्राम जल में उपस्थित है। जैसे वो था यार, जैसे अभी आपने सवाल साल में नहीं किया था, कौन सा नंबर था देख लेते हैं यार, सेम टू सेम वही है, बस इसमें क्या है, इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, मतलब डेल्टा TF वाला फार्मूला अप्लाई करना है इसमें। कौन सी थी, हाँ यही तो था, ये वाली सवाल, ये वाला सवाल सेम टू सेम है। इसमें देखो, एक मिनट, ये नहीं था, 15 नंबर का था भाई, 15 नंबर का था। अच्छा देख लेते हैं, मैं चेक तो करता हूँ। 19 इसमें हाँ इसी के जैसे है, बस इसमें वाष्प दाब वगैरह की बात नहीं किया गया है, तो वाष्प दाब हम लोगों को निकालने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, हमको इसमें वाष्प दाब निकालने की भी कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है कि नहीं, ठीक है। और आपको कितना दे रखा है जल के लिए, डेल्टा के आपका मान, सॉरी के आपका मान दे रखा है 1.86। विलयन में 6.8 ग्राम आयनिक विलेय यानी कि 100 ग्राम जल में उपस्थित है, जिसका हिमांक बिंदु -0.993 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। हिमांक बिंदु कितना दे रखा है, 0.9 डिग्री सेल्सियस, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं। अभी कहाँ चला जा रहा है, अभी हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। केएफ का मान 1.86 दे रखा है, जल का द्रव्यमान 100 ग्राम दे रखा है, और विलयन में उपस्थित जो आयनिक विलेय है उसका 6.8 दे रखा है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। कितना दे रखा है, 6.8। तो इस केस में आपसे क्या पूछ रहा है, विलेय पदार्थ का
आणविक द्रव्यमान क्या पूछ रहा है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान नहीं, सिर्फ आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है। चलिए फार्मूले पे एक बार चेक करते हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। फार्मूले पे हम लोग चेक कर लेते हैं कितना हो जाएगा भाई, आ जाओ इधर। हाँ ध्यान दीजिएगा, डेल्टा टी एफ का फार्मूला क्या होता है भाई, डेल्टा टी एफ का फार्मूला होता है, क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर भी दिया गया है क्या इसमें, वांट ऑफ फैक्टर नहीं, वांट ऑफ फैक्टर से नहीं चलना है, इसमें सिर्फ क्या लिखना है, के एफ लिखना है, इंटू क्या लिखना है भाई, के एफ लिखना है, और क्या लिखना है इसमें, के एफ लिखना है, इंटू मोलालिटी लिखना है, मोलालता लिखना है। इससे आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इससे आपका क्या हो जाएगा भाई, सॉल्व हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम बात कर लेते हैं इसमें के एफ का मान कितना दे रखा है, डेल्टा टी एफ बराबर, के एफ का मान आपको दे रखा है कितना, कहाँ है भाई, हाँ 1.86, 1.86 दे रखा है, इंटू आपको क्या करना है भाई, मोलालिटी निकालनी है। तो मोलालिता निकालने के लिए आप लोग फार्मूला तो जानते हो, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, वो भी किस में लेना है, किलोग्राम में लेना है। तो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या कैसे निकालोगे आप, बताइए जरा। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, उसका तो द्रव्यमान दे रखा है 6.8, 6.8 दे रखा है, बटे में उसका आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर वेट, आणविक द्रव्यमान निकालना होगा, ये हमको नहीं दे रखा है। बटे में क्या करेंगे भाई, ये तो मोलों की संख्या हो गया, क्या हो गया, ये विलेय के मोलों की संख्या हो गया। अब बात ये है कि विलायक के द्रव्यमान हमको किलोग्राम में लिखना है बटे में, तो विलायक का द्रव्यमान हमको 100 दे रखा है भाई, 100 ग्राम है, तो इसको 1000 से भाग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तो ये आपको मैंने एक पूरा का पूरा समीकरण बना के दे दिया है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा भाई, सॉल्व कर लीजिएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 4th नंबर का आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा, 4th नंबर का आंसर आएगा, 136 इतना आना चाहिए, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। हाँ आप लोग देख लीजिए क्या क्या दिया गया, सब दिख तो रहा है, हाँ बराबर दिख रहा है भाई। अच्छा मैं इधर हो जाता हूँ, हाँ ध्यान दो, लिख लिए, चलिए अच्छी बात है। सिर्फ इसी पे सवाल हमको सॉल्व करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें सिर्फ इतने ही टर्म दिए हैं, तो इतने से हम लोगों को सवाल सॉल्व कर लेना है। इसमें से हमको क्या निकालना है, ये निकालना है, ये चीज़, ये, ठीक है कि नहीं, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट, आणविक द्रव्यमान आप लोगों को निकालना है, ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं भाई, चलिए रुको इसको हटाते हैं। अच्छा आप लोगों ने लिखा था कि नहीं लिखा था, नहीं लिखा था तो एक बार लिख लो फटाफट, हाँ रोक के वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अभी इसकी हम लोग पीडीएफ नहीं बना रहे हैं, कुछ दिन आप लोग टाइम दो तो पीडीएफ आने लगेंगी, सारे वीडियो को हम लोग हम आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड भी करेंगे, ठीक है, जिसमें आप लोगों को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। मैंने आप लोगों से बताया था अगले लेक्चर में, 3rd वाले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि जैसे मैं सारे क्वेश्चन वाले पार्ट को समाप्त करूंगा, उसमें कॉन्सेप्ट तो आपको पढ़ा ही रहा हूं, पर जैसे ही क्वेश्चन वाले पार्ट को मैं समाप्त करूंगा, विलेयन चैप्टर की एक समरी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, जिसमें आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर 1 शॉट में पढ़ाया जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना भाई। हाँ ऐसे ही मैं हर एक चैप्टर के साथ करूंगा, जैसे मैं विलेयन के साथ करूंगा, विलेयन के हर एक क्वेश्चन को पढ़ाने के बाद उसका मैं समरी लेक्चर आप लोगों को दे दूंगा, जिससे आप लोग उसको पढ़ सकते हो आसानी से, सारे कॉन्सेप्ट एक ही जगह पे पढ़ सकते हो। और दूसरी बात, जैसे और भी चैप्टर आएंगे तो उसके मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बीच बीच में उसके टॉपिक्स भी यानी कि कॉन्सेप्ट भी पढ़ाते जाऊंगा, फिर उसके बाद उसका मैं एक 1 शॉट लेक्चर दे दूंगा, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि हमारा सिर्फ 1 शॉट से ही काम चल जाएगा, ठीक है ना, 1 शॉट से तो आपका काम चलेगा, पर आप क्वेश्चन कहाँ से देख पाओगे, जब आप इन सारे वीडियो को देखोगे, क्वेश्चन वाले पार्ट को देखोगे, तब आप अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ तो लोगे 1 शॉट से, अप्लाई कब करोगे, जब आप क्वेश्चन वाले पार्ट को देखोगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, कितना हो गया, 19 नंबर हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, किसकी बात कर लेते हैं, जल के लिए मोलल हिमांक बिंदु स्थिरांक, मोलल हिमांक बिंदु स्थिरांक 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोल है, तो 0.1 मोलल, 1 मोलरता वाले NaCl का हिमांक बिंदु कितना होगा। यानी कि 20 में आपको क्या दे रखा है, Kf का मान दिया रखा है, किसके, जल के Kf का मान दे रखा है, आपने उसमें क्या मिला दिया, विलेय पदार्थ NaCl, इसका यार आणविक द्रव्यमान नहीं दिया गया, ओहो, अगर हमें आणविक द्रव्यमान चाहिए, किसका दे रखा है भाई, NaCl का दे रखा है, तो मोलालिटी क्या हो जाएगी इसकी भाई,
मोलरता क्या होती है, मोलरता बराबर क्या होता है आप लोग को पता है? अच्छा थोड़ा हम आप लोग को बताते हैं शुरू से, आ जाइए जरा आप लोग को समझाते हैं थोड़ा सा। इसमें हमको ये कह रहा है कि NaCl का हिमांक बिंदु, ठीक है ना, क्या निकालना है? हिमांक बिंदु निकालना है। जैसे कि हम लोग अभी अभी सॉल्व करके आए थे ना डेल्टा KF डेल्टा TF उसको सॉल्व करके आए थे ना। हाँ, तो इसी तरह से ये भी है, वही फार्मूला, सेम फार्मूला पहले हम लिख देते हैं। डेल्टा TF बराबर क्या है भाई? KF इंटू मोलैलिटी, ये फार्मूला आपको दिया गया है, ठीक है ना। अब बात यह है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को पेचीदा बना रहा है, मतलब घुमा फिरा रहा है। घुमा फिरा क्यों रहा है भाई? कि आपको किसी एक का स्थिरांक दे रखा है और दूसरे वाले का पूछ रहा है, सॉरी स्थिरांक नहीं पूछ रहा है, एक का स्थिरांक दे दिया गया है, दूसरे पदार्थ का आपसे क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है भाई? हिमांक पूछ रहा है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। हाँ चलिए आगे बात करते हैं। तो बात करने से पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं, कि अगर हमें मोलरता दे रखा है NaCl का, तो पहले हम फार्मूले में देखते हैं क्या क्या चाहिए। KF दिया गया है इनटू मोलरता, मोलैलिटी चाहिए, तो मोलरता हमको दे रखा है भाई, मोलैलिटी चाहिए तो हमें क्या दे रखा है? मोलरता दे रखा है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, हमको मोलरता दे रखा है, ठीक। एक मिनट, सवाल सही है, मोलरता ही देना चाहिए। चलिए अगर मोलरता दे रखा है तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है भाई? मोलरता का फार्मूला आपका होता है, मोलरता का फार्मूला क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है? हाँ, मोलरता में विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। किस में लेना है भाई विलयन का आयतन? विलयन का आयतन हमको लीटर, अब मेरी राइटिंग सुधार में आ रहा है, ठीक है। हाँ धीरे धीरे सुधार आ रहा है मेरी राइटिंग में, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका मोलरता का फार्मूला होता है। इसका मतलब आपसे ये कह रहा है कि आपको अगर 1000 ml यानी कि 1 लीटर विलयन दिया गया है तो उसमें मोल कितना दिया गया है, ठीक है ना। यही तो मोलरता रिप्रेजेंट करता है कि 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। तो यानी कि हमको ये मोलरता में ये बात कह रहा है कि 0.1 मोल आपको दे रखा है। कितने की मोलरता है? 0.1 मोल की। कितने की मोलरता है भाई? 0.1 मोल की मोलरता है इसमें। तो भाई मोल दे रखा है। अब बात यहां पे हम ये कर सकते हैं कि आपको अगर ये चाहिए मोललता, तो विलायक का द्रव्यमान चाहिए होगा, तो आपको विलायक का द्रव्यमान मेंशन नहीं किया गया है, यही तो दिक्कत बता देगा। अगर हम इसके थ्रू सॉल्व करेंगे तो विलायक का द्रव्यमान मेंशन नहीं किया है, ठीक है। चलिए रुक जाओ जरा, आप लोगों को मैं पॉइंट दे देता हूं, ध्यान दीजिएगा। आपको मोलरता दे दिया गया, यानी कि मोलरता आपको दे रखी है 0.1 की मोलरता आपको दे रखा है, यानी कि आपको क्या कह रहा है कि भाई 0.1 मोल आपका प्रेजेंट है मोलरता में, 0.1 मोल आपका प्रेजेंट है मोलरता में प्रेजेंट है, ठीक। अब इसको फार्मूले पे थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। अगर बैठेगा तो ठीक है, नहीं तो सवाल गलत लग रही है मुझे, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, डेल्टा TF बराबर KF का मान आपको कितना दे रखा है? 1.86, ठीक। अब यहां पे रखते हैं इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं? मोलैलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई? विलेय के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं? यहाँ पे हम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं भाई? अच्छा यहाँ पे 1 किलोग्राम जल लिखना चाहिए था, नहीं लिखा गया, कोई बात नहीं। कितना दिया गया? 0.1 दिया है, 0.1 दिया गया है, ठीक है। 0.1 दिया गया है, बटे में अगर हम करना चाहें, तो मोलैलिटी के लिए हम 1000 ग्राम ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको कैलकुलेट करिए जरा, ठीक, करिए। अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा? 0.1 बार जाएगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना?
एक ही बार जाएगा, ये दशमलव इधर तक खिसक जाएगा। ये टर्म आपका बनेगा डेल्टा टी एफ बराबर 1.86 गुणते 0.1। ठीक, इसका तो टर्म 0 हो जाएगा, इसके लिए बचेगा इसके लिए सारा का सारा, तो ये आएगा 0.186 बटे 1000। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो वैसे तो इसमें से कोई ऑप्शन भी नहीं दे रहा है, ये जो आंसर भी आएगा इसमें से, तो ये सवाल मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, गलत लिख रहा है। अगर मोलालिता वहाँ पे हम लेते हैं तो KF कितना दिया है आपको? सवाल में थोड़ा सा डाउट है, ठीक है ना, मैं इसको आप लोगों को बता दूंगा। सवाल में क्या डाउट है भाई कि क्वेश्चन हो सकता है कि गलत हो। मैं अभी मुझे तो कंफर्म हो गया है कि क्वेश्चन गलत दिया गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे या फिर हम देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में हम देखते हैं कि क्वेश्चन बैंक में आपको क्या क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन बैंक में भी तो एक क्वेश्चन दे रखा है, रुकिए ज़रा 1 मिनट। बीस नंबर के क्वेश्चन में क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना? हाँ, क्वेश्चन गलत है, मैं इसको कल सही करवा दूंगा। ठीक, 20 नंबर के क्वेश्चन को आप लोग नोट पॉइंट कर लीजिएगा, इसको हम थोड़ा सा सही करके सुधार करवा के इसमें, क्योंकि पूरा डाटा नहीं दिया गया है यार, इसमें कोई भी डाटा नहीं दिया गया है जिससे कि हम क्या कर सकें, किसी फार्मूले पे, बिना फार्मूले पे लगाए तो ये सवाल बैठेगा नहीं। फार्मूला हमको दिया गया है भाई, ठीक है कि नहीं? ठीक है, इसमें कुछ डाटा इसमें कम दिया गया है, हम बात कर लेंगे। ठीक, चलिए 20 नंबर को स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है कि निम्न में सर्वाधिक प्रासरण दाब वाला यौगिक कौन है? सर्वाधिक प्रासरण दाब, प्रासरण दाब आप लोग को थोड़ा सा समझा देते हैं। प्रासरण दाब आप लोग को समझाते, ध्यान दीजिएगा, जितने भी अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जितने भी होते हैं, ठीक है ना, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, पहले हम बात कर लेते हैं कि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, दिया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं मोलालिटी यानी कि मोललता के अनुक्रमानुपाती होती हैं। जितने भी अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं मोललता के अनुक्रमानुपाती होते हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। निम्न में से सर्वाधिक प्रासरण दाब वाला यौगिक कौन सा है? इसको मिटा देते हैं तो आपको समझ में आ ही रहा है। प्रासरण दाब को थोड़ा सा समझते हैं, प्रासरण दाब को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको एक बर्तन दे रखा है, एक बर्तन दे रखा है, इसके बीच में एक पार्चमेंट की झिल्ली लगा दिया है। पार्चमेंट का झिल्ली क्या करती है भाई? विलेय पदार्थों को आने जाने देती है। ठीक, दो पदार्थों को अलग तो करती है लेकिन विलेय पदार्थों को आने जाने देती है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? ठीक है कि ना? नहीं, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। मान लीजिए आपको इसमें ए पदार्थ दिया गया और इसमें क्या दिया गया है? बी पदार्थ दिया गया है। आपने क्या किया भाई? आपने किया इसको एक बर्तन में रख दिया जिसके बीच में एक पार्चमेंट झिल्ली लगा हुआ है, ठीक है, जो दोनों पार्ट को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ठीक, और यहाँ पे आपने लिया है, क्या ले लिया है भाई? आपको मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दिया गया है, इसकी बात कर लेते हैं, जल ही दिया गया है, H2O दिया गया है, इसमें भी H2O दिया गया है, और यहाँ पे H2O की मात्रा लेस है यानी कि कम है, यहाँ पे H2O की मात्रा मोर है यानी कि बहुत ज़्यादा है। अब कंडीशन ये होती है कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमें किसी का भी मोमेंट देखना है तो ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर जाता है कि नहीं जाता है? यानी कि जिधर ज़्यादा होता है वो कम की ओर मूव करता है कि नहीं करता है? करता है ना। तो यहाँ पे देखिए जरा, ये यहाँ से यहाँ को मूव करेगा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ को मूव करेगा, पर हम इस वाले में इतना प्रेशर अप्लाई कर दें, इस वाले में यानी कि ए वाले में हम इतना प्रेशर अप्लाई कर दें कि जो बी वाले से अणु आ रहे हैं ए वाले में, वो आना रुक जाए। क्या हो जाए भाई? रुक जाए। तो जितना प्रेशर हम लगाएंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रासरण दाब कह देते हैं। उसको क्या कह देते हैं हम? प्रासरण दाब कह देते हैं। और ये प्रासरण दाब
और ये जो परासरण दाब है, ठीक है ना, ये जो परासरण दाब है ये भी अणुओं की साइज पे डिपेंड करता है। अणुओं का साइज का मतलब यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, इसको किससे रिलेट कर सकते हैं भाई, इसको हम रिलेट कर सकते हैं वन हाफ फैक्टर से, आई से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या दिया गया है। निम्न में सर्वाधिक परासरण दाब वाला यौगिक कौन सा हो सकता है, सबसे ज्यादा परासरण दाब जो शो करे, यानी कि हम इसको वन हाफ फैक्टर से निकालना चाहेंगे। किससे निकालना चाहेंगे, वन हाफ फैक्टर। फार्मूला तो पता ही है सभी को, वन हाफ फैक्टर का फार्मूला पता है कि नहीं पता है, पता है। चलिए आई बराबर क्या हो सकता है भाई, आई बराबर हो नहीं सकता, होता ही है 1 + n - 1 इंटू अल्फा। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। हाँ ध्यान दीजिएगा 1 + n - 1 इंटू अल्फा। अब चेक करते हैं भाई इनमें किसका किसका हो सकता है भाई परासरण दाब। डिसोसिएशन कांस्टेंट, परासरण दाब उसका कम होगा जिसका आई ज्यादा होगा, ठीक है ना, जिसका आई ज्यादा होगा उसका परासरण दाब कम होगा। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं परासरण दाब, हाँ ठीक तो है। अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर देखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर, अच्छा एक बार इसको हम लिख देते हैं भाई, आप लोग को पता हो जाना चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी किसके, किसके हो जाएगा भाई, जिसका वन हाफ फैक्टर ज़्यादा होगा। ठीक, तो वन हाफ फैक्टर इसमें किसका ज़्यादा होने वाला है, वन हाफ फैक्टर इसका ज़्यादा होगा, आप निकाल लीजिएगा। फिर इसका आएगा, नहीं सोडियम सल्फेट है ना वहाँ पे, सोडियम सल्फेट है तो सोडियम सल्फेट का 4 हो जाएगा। रुक जाओ रुक जाओ, वन हाफ फैक्टर इसका ज़्यादा होगा, ये फर्स्ट नंबर पे कर देते हैं। फिर इसका आएगा सेकंड नंबर पे, बात कर लेते हैं। फिर ये थर्ड नंबर पे आएगा और ये फोर्थ नंबर पे आएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। यानी कि जिसका वन हाफ फैक्टर ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम, यानी कि जिसमें वन हाफ फैक्टर सबसे कम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि निम्न में सर्वाधिक परासरण दाब वाला यौगिक कौन सा होगा, थर्ड नंबर आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा भाई, थर्ड नंबर आंसर आने वाला है। ठीक है ना, हाँ ठीक है, ठीक, इसको हम वन हाफ फैक्टर से कर सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग, टाइम यार ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना, आज हम लोगों ने कौन से क्वेश्चन को निपटा दिया, 21 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग निपटा चुके हैं। आगे आप लोगों को 22वें नंबर का क्वेश्चन कराया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं, लेकिन फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी आपने जो वीडियो देखा इसको लाइक भी करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि आपको भी बेनिफिट मिल सके, आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है ना, धन्यवाद।